तो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में ना मीनिंग्स पढ़ रहे थे, कुछ अलग अलग शब्दावलियाँ। उनमें हम लोगों ने एक तो व्यवहार पढ़ा था। व्यवहार हमने कहा था कि कोई भी दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य कोई भी घटना जिसका कि कोई मूल्य होता है उसे हम लोग व्यवहार कहते हैं। फिर हमने पूंजी लिखा था। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाती है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। व्यवसायी द्वारा व्यवसायी से निजी प्रयोग के लिए बेटा जो भी राशि निकाली जाएगी उसे हम लोग आहरण कहेंगे। फिर हमने कहा था माल, व्यवसाय के अंतर्गत जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम लोग माल कहते हैं। जब हम इस माल को खरीदते हैं बेटा तो क्रय कहलाता है, जब बेचते हैं तो विक्रय कहलाता है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने देनदार और लेनदार। देनदार में हमने कहा है कि वह व्यक्ति जिसे हम उधार माल बेचते हैं बेटा उसे देनदार कहते हैं, और वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदते हैं उसे लेनदार कहते हैं, डेटर और क्रेडिटर। फिर आज हम लोग कुछ और डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट बेटा हमारे लिए क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। देखो हमने ऊपर कहा ना कि यदि माल खरीदा जाए तो उसे क्रय कहते हैं, तो अगर खरीदा हुआ माल लौटाया जाए ना बेटा तो उसे क्रय वापसी कहा जाता है। यदि व्यवसाय के अंतर्गत खरीदा गया माल किसी कारण से लौटा दिया जाए तो उसे क्रय वापसी, परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो अपन ने माल खरीदा था लेकिन किसी कारण से हम लोग उस माल को वापस से लौटा रहे हैं बेटा, तो उस रिटर्न को हम लोग क्रय वापसी, परचेज रिटर्न कहा जाता है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो माल खराब आ गया है, हमने नहीं मांगा फिर भी उसने भेज दिया, तो कोई भी कारण हो सकता है। हमने जिससे खरीदा था उसको पुनः लौटा देते हैं तो उससे हम लोग बेटा ना क्रय वापसी कहते हैं। तो यदि व्यवसाय के अंतर्गत खरीदा गया माल किसी कारण से लौटा दिया जाए तो उससे हम लोग क्रय वापसी कहते हैं। जैसे क्रय वापसी होती है बेटा वैसे विक्रय वापसी होती है। आपको याद आए तो हमने विक्रय पढ़ा था। सेल्स हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर किसी कारण हम माल बेचते हैं, माल को अगर व्यवसाय में बेचा जाए तो उसे विक्रय कहते हैं, और यदि व्यवसाय के अंतर्गत बेचा गया माल पुनः ग्राहक द्वारा पुनः लौटा दिया जाए तो उससे हम लोग बेटा विक्रय वापसी कहेंगे। उसको पसंद नहीं आया या कोई भी इश्यू हो सकता है तो हम लोग उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। यदि व्यवसाय के अंतर्गत बेचा गया माल ग्राहक द्वारा किसी कारण से लौटा दिया जाए तो उसे विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न कहा जाता है। ये आपका सेल्स रिटर्न। फिर अगला पॉइंट बेटा हम लोग यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं और उससे कहेंगे हम लोग स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक किसको कहते हैं बेटा? वह माल जो व्यवसाय के अंतर्गत बिना बिका रहा है उसे स्टॉक कहते हैं। रहतिया भी इसको कहते हैं, तो हम इसको रहतिया भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा कार का शोरूम है, मैंने ना 10 कार खरीदी थी, उसमें से 4 बिक गई। आज मेरे पास 6 कार बिना बिकी हुई है। वो जो 6 कार मेरे पास पड़ी हुई ना बेटा उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं।
तो वह माल जो व्यवसाय के अंतर्गत बिना बिका रहा है, जिसे हम अभी तक बेच नहीं पाए हैं बेटा, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। ये दो तरीका होता है, एक को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक और एक को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। वह माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका रहा है बेटा ना। वैसे तो वर्ष का अंत 31 दिसंबर को होता है, पर अकाउंटिंग के लिए लेखा वर्ष बेटा 31 मार्च होता है। तो कहने का मतलब 31 मार्च के दिन जब हम लोग दुकान के ताला लगा रहे हैं, उस दिन हमारे पास जितना भी माल पड़ा हुआ है हमारे पास दुकान में, गोडाउन में, सब जगह, वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब वह माल जो वर्ष के प्रारंभ में बिना बिका रहा है, उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब बेटा जो आज क्लोजिंग स्टॉक है वो कल ओपनिंग स्टॉक ही तो होगा। जो 31 मार्च के दिन क्लोजिंग स्टॉक है वही तो राशि अगले दिन मैं दुकान खोलूंगा तो वही तो माल निकलेगा। तो जितना इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वही बेटा आपका अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो लिखे वह माल जो व्यवसाय के अंतर्गत बिना बिका रहा हो, जिसको अपन बेच नहीं पाए हैं, उसे स्टॉक कहा जाता है। यहाँ एक नाम और लिख लो भलिया, आप रहतिया भी इसको कहते हैं बेटा, तो आप रहतिया भी कह सकते हो। स्टॉक निम्न दो प्रकार का होता है। ए, अंतिम स्टॉक या अंतिम रहतिया, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। तो वह माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका रहा हो, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। उसी तरीके से हमारे पास अगली चीज आती है प्रारंभिक रहत्या। ओपनिंग स्टॉक जो वर्ष के अंत में बिना बिका रहा है उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक कहा। तो जो वर्ष के प्रारंभ में बिना बिका होगा उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। वह माल जो वर्ष के प्रारंभ में बिना बिका रहा हो, उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। तो जो वर्ष के अंत में बिना बिका रहा है बेटा, उससे तो हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो वर्ष के प्रारंभ में बिना बिका रहा है उससे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फाइनली मुझे दो डेफिनेशनें और सिखानी है तुमको, फिर हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर मूव हो जाएंगे ना। तो नेक्स्ट आप लोग कंटेंट डालेंगे संपत्तियां इन्हें परिसंपत्तियां भी कहा जाता है। इन्हें असेट्स कहा जाता है। असेट्स। तो संपत्तियां क्या होती है, असेट्स क्या होती है? वह वस्तुएं जिन पर व्यवसाय का अधिकार हो। जैसे आपके फादर के नाम आपकी बिल्डिंग है ना, तो फादर के अंडर है वो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी असेट्स होगी। मेरी कार मेरी असेट्स होगी। तो जिन पर मेरा अधिकार है, या वह व्यक्ति जिनसे राशि प्राप्त करनी है, जिनसे हमें पैसा लेना है, वो सब हमारे लिए असेट्स कहलाते हैं। तो एक तो वो चीजें जिन पर व्यवसाय का अधिकार है, वो हमारी असेट्स कहलाएगी, या फिर वो व्यक्ति
जिनसे व्यवसाय को राशि लेनी है वो सब हमारे लिए असेट्स कहलाएगी। तो हमारी असेट्स हुई ना, हमने उनसे पैसा लेना है और वो सारी चीजें जिनका मेरे पर अधिकार है मैं इनको कभी भी बेचकर पैसे ले सकता हूँ। मेरी बिल्डिंग है, मैं बेचकर इसको पैसों में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो इन चीजों को बेटा हम लोग संपत्तियां, परिसंपत्तियां कहते हैं। तो संपत्तियां क्या होंगी? वह वस्तुएं जिन पर व्यवसाय का अधिकार है अथवा वह व्यक्ति जिनसे राशि प्राप्त करनी है उन्हें व्यवसाय की संपत्तियां कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, भवन, हिंदी में इसको भवन लिख सकते हो, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हुआ, डेटर हो गए, डेटर से पैसा लेना है ना बेटा, जिनको अपने उधार माल बेचा था। साथ ही में बेटा हमारी मशीनरी हो गई, ये सब बेटा हमारे लिए असेट्स कहलाती है। अब आगे लिखना, संपत्तियां निम्न प्रकार की होती है। अलग अलग टाइप की असेट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। उसमें सबसे पहले लिखो स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स। सर ये फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, सुनना ध्यान से। ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में कई वर्षों तक उपयोग में आती है, ऐसी एसेट्स जो व्यवसाय में कई सालों तक बेटा उपयोग में आएगी। ऐसा नहीं एक दो साल ही काम में आए, कई ईयर टू ईयर बेटा हमारे लिए काम में आएगी। उन संपत्तियों को हम लोग स्थायी संपत्तियां कहेंगे। जैसे बिल्डिंग व्यवसाय की दुकान जहां चल रही है, वो बिल्डिंग को एक दो साल थोड़ी काम आएगी, वर्षों तक काम आएगी। फर्नीचर या यूं कहें जो एक साल से ज्यादा के लिए काम आती, तो फर्नीचर एक साल से ज्यादा के लिए काम आएगा। मोटर कार, मशीनरी, ये एक साल से ज्यादा तक हमारे लिए काम आएगी, इसलिए इन संपत्तियों को हम लोग फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियां कहते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपयोग में आती है, उन्हें स्थायी संपत्तियां कहा जाता है। अर्थात इनका उपयोग इनका उपयोग व्यवसाय में कई वर्षों तक किया जाता है। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये मशीनरी, प्लांट, ये सब कई साल तक काम आएगी, एक साल से ज्यादा के लिए टेक्निकली, इसलिए हम लोग इन्हें स्थायी संपत्तियां कहते हैं। स्थायी संपत्तियों के बाद बेटा हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, चालू संपत्तियां।
करंट एसेट्स, ऐसी संपत्तियां, ये क्या होती है उन्हें थोड़ा सा समझ लो। ऐसी एसेट्स बेटा ना जो 1 साल के अंदर अंदर रोकड़ में बदली जा सकती है। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 साल के अंदर अंदर ही इन्हें कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन्हें हम लोग बेटा ना चालू संपत्तियां कहते हैं। जैसे कंटेंट में समझाता हूं, देखो आगे एक बार लिख लें। ऐसी संपत्तियां जिन्हें 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें चालू संपत्तियां कहा जाता है। जैसे कैश अपने आप में रोकड़ ही है ना, इसको तो क्या बदलना। बैंक में पड़ा हुआ पैसा, उसे चाहो तब एटीएम से निकाल लो। डेटर्स, देनदार, उधार जो देते कोई 5-10 साल के लिए थोड़ी उधार देते हैं, पर 2 महीना 3 महीने के लिए। तो डेटर्स से जिनको अपने उधार माल बेचे है वो अपने को 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, मेरा वर्ष के अंत में जितना भी माल बढ़ा हुआ है वो कोई ऐसा थोड़ी 10 साल तक नहीं बिकेगा। दुकान खोलेंगे अगले दिन से बिकना शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारे लिए यहाँ करंट एसेट्स होता है। इसी तरीके से दो और एसेट्स का मेन तो ये दो रहती है। अब इन्हीं को और बाइफिकेट किया जाता है। एक कहलाती है दृश्य संपत्तियां, दृश्य संपत्तियां, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल ये वो होती है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, देख सकते हैं ना, छू सकते, टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल असेट्स कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, उन्हें दृश्य संपत्तियां कहा जाता है। जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं टच करके, तो वो बेटा हमारे लिए दृश्य संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे ये सारी ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं सब दृश्य संपत्तियों की हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, ये सब आप कैश वगैरह ये सब देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब दृश्य संपत्तियां हैं। इसी तरीके से एक और संपत्तियां होती हैं अदृश्य संपत्तियां। इंटेंसिबल असेट्स, बेटा ये वो असेट्स होती है जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। आप इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इन असेट्स को हम लोग इंटेंसिबल असेट्स कहते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिखूंगा आगे, पर एक बार कंटेंट समझा दूं, लिख लेते हैं। ऐसी संपत्तियां जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें अदृश्य संपत्तियां कहा जाता है। मतलब है तो सही, पर आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे ख्याति, गुडविल। एक बिजनेस की कितनी गुडविल है, मतलब गुडविल का मतलब कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं। अब विश्वास कितना करते हैं इसको आप कोई देख थोड़ी सकते हो, छू थोड़ी सकते हो। व्यवसाय, ख्याति,
जो व्यवसाय में विश्वास कितना है उसको कहते हैं। तो इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसे ही एक कसफ, पेटेंट। मान लीजिए पेन हमने बनाया, पहली बार हमने आविष्कार करा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पेटेंट अपने नाम पर करा सकते हैं। ये इस तरह का पेन हमारे अलावा और कोई दुनिया में नहीं बना पाएगा, इसको कहते हैं पेटेंट। अब ये पेटेंट कोई बाजार में नहीं बिकता है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते कि हमारे पास है, पर मेरा इस पर अधिकार है। तो संपत्ति तो कहलाएगा, लेकिन ये अदृश्य कहलाएगा। एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट, अब आप जब कभी भी कोई बुक देखोगे ना, तो बुक के आगे एक ऐसा, शुरू के पेजों में ऐसा सी लिखा होता है। इसका मतलब होता है बेटा कॉपीराइट, कि हमारे अलावा इस बुक को और कोई छाप नहीं सकता। इससे भी असेट्स है हमारी, हमारे अलावा इस बुक को और कोई नहीं छाप सकता। एक होता है बेटा व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह को ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया का एक नया अभी ट्रेडमार्क आया ना, VI, तो ये इनका अधिकार है, इसके अलावा इस ट्रेडमार्क को और कोई यूज नहीं कर सकता। पर इसको ऐसा कोई छू नहीं सकते कि है कोई ऐसा फिजिकल नहीं ना, इसकी कॉपी लगाते हैं वो, ठीक है, प्रिंट कर कर, वो बात अलग है। इन चीजों को बेटा ना हमारे लिए अदृश्य संपत्तियां कहा जाता है, इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये आपकी संपत्तियां। एक लास्ट टॉपिक आता है बेटा आपकी देयताएं या दायित्व, जिसे हम लोग कहते हैं, वो कर लें ताकि कल से फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, दायित्व, देयताएं, इन्हें इंग्लिश में लाइबिलिटीज कहा जाता है। जिन्हें व्यवसायी द्वारा पैसा चुकाया जाना है, जिन्हें व्यवसायी के द्वारा पैसा चुकाया, जिनको हमें पैसा चुकाना है, वो सब हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। जैसे बैंक का लोन हो गया या क्रेडिटर हो गए, इन्हें हमने पैसा चुकाना है बेटा, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज कहलाएंगे। जिन्हें, जिनसे पैसा लेना है वो असेट्स हैं, कि जिन्हें व्यवसाय के द्वारा भुगतान किया जाना है, उन्हें दायित्व कहा जाता है। जैसे क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर जिनसे अपन ने उधार माल खरीदा था, तो अब पैसा चुकाएंगे तो लाइबिलिटी है। बैंक लोन हो गया, तो ये लाइबिलिटी है बेटा हमारे लिए। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक को कहते हैं गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है बेटा ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद किया जाना है, अभी नहीं करना है, 1 साल के बाद पैसा चुकाना है, तो गैर चालू दायित्व। और जिनको 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना होता है ना बेटा, उन्हें हम लोग चालू दायित्व कहते हैं। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद किया जाना है, उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटीज, गैर चालू दायित्व कहा जाता है। जैसे बैंक लोन, बैंक से जो पैसा लेते हैं उधार, वो 1 साल में थोड़ी चुकाते बेटा, 1 साल के बाद चुकाना रहता है, 5 साल 10 साल के लिए। तो वो बैंक लोन हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाता है। चालू दायित्व, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज बेटा ऐसी लाइबिलिटीज होंगी जिनका भुगतान 1 साल के अंदर अंदर करना है, जिनको विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना है, उन्हें करंट लाइबिलिटीज कहते हैं।
ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर किया जाना है, मतलब विद इन 1 ईयर हमने को पेमेंट करना ही करना है। उन्हें करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। जैसे क्रेडिटर कौन है बेटा? जिनसे अपन ने उधार माल खरीदा है, ऐसा थोड़ी 10 साल बाद पैसे चुकाएंगे, 1 साल, कुछ महीने 2 महीने के अंदर पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें हम लोग बेटा ना करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो देखो ये 13 डेफिनेशन है जो हमारे काम आएगी, जो हमने प्रैक्टिकलों में काम है उस थ्योरी को मैंने इस चैप्टर से लिया है। बाकी की थ्योरी तो बाद में एग्जाम टाइम पर अलग से मैं कंटेंट कराऊंगा। बाकी मेन अपन अब कल से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो क्या क्या याद रखोगे? व्यवहार, दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य होने वाली कोई भी घटना जिसका कोई मूल्य है उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में जो राशि लगाई जाए उसे पूंजी कहते हैं। जो राशि निकाली जाए बेटा उसे आहरण कहते हैं। माल बेटा हमारे लिए क्या होगा? तो जिस वस्तु का हम क्रय विक्रय करेंगे उसे माल कहेंगे। उस वस्तु को खरीदे तो क्रय कहेंगे, बेचे तो विक्रय कहेंगे। उधार बेचें तो उस व्यक्ति को देनदार कहेंगे। उधार जिससे खरीदे उस व्यक्ति को लेनदार कहेंगे। खरीदा हुआ माल अगर हम लोग वापस से लौटाएं तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। बेचा हुआ माल वापस से लौट कर आए तो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। बिना बिका माल जितना भी रह गया वो स्टॉक कहलाएगा। वर्ष के अंत में जो बिना बिका हुआ रहा है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। प्रारंभ में जो बिना बिका रहा हो उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। वो वस्तुएं जिन पर हमारा अधिकार है या वो व्यक्ति जिनसे हमें राशि प्राप्त करनी उसे असेट्स कहेंगे। जो 1 साल से ज्यादा तक हमारे यहाँ काम आएगी उन्हें फिक्स असेट्स कहेंगे। जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जाएगा उन्हें करंट असेट्स कहेंगे। टेंसिबल असेट्स जिनको देखा और छुआ जा सकता है, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता उसे इंटेंसिबल असेट्स कहेंगे। लाइबिलिटीज जिन्हें हमें भुगतान करना है वो लाइबिलिटीज कहलाएंगी। 1 साल के बाद करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। 1 साल के अंदर अंदर करना है तो करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। तो ये सारा कंप्लीट करो बेटा। कल हम लोग नया टॉपिक प्रैक्टिकली अब शुरुआत